अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कहाँ सफ़र पहुँचा था हमारा? प्रोडिक्शन निकाल ली थी हमने ना। अपने पहले मॉडल की प्रोडिक्शन निकाल ली थी। अगर मैं इसका इंटरफेस बनाना चाहूँ स्ट्रीमलीड के ऊपर, बन जाएगा ना? सिंपल वही, पिक्चर वहाँ अपलोड करे, प्रोडिक्ट का बटन दबाओ और प्रोडिक्ट आ जाए। क्या ख्याल है? हो जाएगा? कर लेना इसको। छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही करते जाओ और डिप्लॉय भी करो उसको। यूआरएल उसका दे दो, इस्तेमाल करें। हाँ, फुरकान भाई, सबसे ये काम कराना है यार। अब हर कोई भी काम करेंगे ना, उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है? ताकि सारी पाइपलाइन जो है ना उस पर वर्किंग करें। कोई सवाल पिछली वर्किंग के हवाले से, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, डाटा की, किस तरह डाटा भेजा, प्रोडिक्शन निकाली, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास? हाँ। क्या? हाँ, ठीक है। देखो, हमने ये बात शायद पहले सीखी भी थी व्हेन हैंडलिंग डाटा, कि भाई अगर मेरे पास डाटा में बहुत ज़्यादा डाटा वैल्यूज़ में वेरिएशन होता है, तो हम क्या करते हैं भाई? चलो भाई, नई फाइल बना नहीं रहा है, पुरानी फाइल खोल नहीं रहा है, क्या मसला है? द हेल इट इज। पता नहीं यार, ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं वैसे ही बता देता हूँ। कोई अगर मसला है ना इमेजेस इमेजेस का, तो मुझे बताओ, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आ,
देखो हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जो इस तरह से इमेज है और हर इमेज के अंदर क्या लिखा हुआ भाई, कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे ही है ना। इस तरह कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। तो ये नंबर्स जो हैं इनकी जो रेंज है ना वो 0 से कितनी आ रही है, 255। तो इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में। हाँ, क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं या स्केल डाउन करते हैं। मशीन लर्निंग में हमने ये बात पढ़ी थी। तो अब चूंकि लाइक अगर मैं यहाँ कह दूँ कि भाई ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये डेटा है और इसके अंदर जो रेंजेस हैं वो क्या है भाई, डिफरेंट है, यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में काफ़ी बड़ी रेंज आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ किससे, जो इस सेल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भाई, 51। ठीक है, इस सेल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर यू सी कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 1, क्योंकि 51 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, 1 से छोटी होंगी और 0 और 1 के दरमियान में हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 0 और 1 के दरमियान में। तो इस तरह अब ये कितनी भी बड़ी वैल्यू हो लेकिन इसकी स्केल कितना हो गया, सिमट के 0 1 के दरमियान आ गया। अच्छा, ये मैंने कहा यार ये हैं एजिस, तो चलो भाई ठीक है एजिस, लेकिन एक कॉलम और था मेरे पास। ठीक है, समझना इस बात को, एक कॉलम था मेरे पास सैलरीज। क्या, अब सैलरीज जो है वो हज़ारों में लिखी हुई है। हाँ, ठीक है। अब ये जो एजिस की रेंज है और सैलरी की रेंज है, ये दोनों क्या है, बड़ी डिफरेंट है। मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या किया, इसको भी क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम। कितना है मैक्सिमम भाई, 450। सही है। तो अब मेरे पास यहाँ देखो मैं अब वही करने जा रहा हूँ। ऊपर तो काम कर गया था, यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, हैं एक ही लगता है। नहीं भाई, काम नहीं कर रहा है। चलो मैं कर देता हूँ इसको, मैनुअली भी कर सकता हूँ मैं। अभी ये चल पड़ेगा, पैटर्न मिल जाएगा ना इसको। तो ये C4 ये हो गया।
अब ये दो को मिला के चलाऊँगा तो पैटर्न मिल जाएगा। आखिरी वाले में क्या मसला है? सी ये होना चाहिए C5 डिवाइड बाय C5 है ना। हाँ यहाँ पर $C लगाया तो था। अच्छा यहाँ पर ये असल में कॉलम फिक्स करने के लिए होता है कि फिर वो वही वैल्यू मुसलसल डिवाइड करती रहे लाइक दिस। अब देखो इसके अंदर भी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू लगभग के करीब 0 होगी। अब देखो कि ये जो दोनों रेंजेस अलग अलग थी, क्या ये दोनों रेंजेस सेम हो गई? क्यों भाई? ये वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान हो गई और ये वैल्यू भी किस में हो गई? तो सेम हो गई ना दोनों की रेंज। पहले एक की रेंज आ रही थी यहाँ, हाँ 12,500 से लेके 4.5 लाख, तो वो भी 0-1 में हो गई। 51 से लेके 9 तक 6 तक ये भी 0-1 में हो गई। तो इस तरह क्या होता है कि जो डाटा जब मॉडल में फीड होता है ना, तो फिर मुख्तलिफ यूनिफॉर्म एक जैसी रेंजेस का डाटा आता है। तो मॉडल के जो वेट्स हैं, जो लर्निंग हो रही होती है वो क्विक होती है, जल्दी होती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर रेंजेस अलग अलग होती है ना तो फिर गड़बड़ होता है। हमें पता है कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी मॉडल इनको बड़ा वेट देने की कोशिश करता है, छोटी वैल्यू को छोटा वेट देने की कोशिश करता है बिला वजह। ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रेंज को क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो डाटा को मिन मैक्स स्केल कर लो या स्टैंडर्ड स्केलर लगाओ ताकि डाटा की रेंजेस सेट हो जाए। तो वहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया उसको भाई? 255 से, ताकि वो सब का सब किस में हो जाए? 0 और 1 के दरमियान आ जाए। तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड। शुरू करते हैं। हमने इस पर काम जो है वो कर लिया था, सही, प्रोडिक्ट भी कर लिया था और हमने ये लेबल शेबल निकाल लिए थे। आगे मूव करते हैं, कुछ अब कॉन्सेप्ट्स की बात भी करेंगे कि भाई यहाँ पर देखो ये हमारा चैप्टर जो था वो था कि भाई हम मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं उसको देखें। तो यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल ली, इसके अंदर चंक्स जो है वो बने और क्या क्या बातें की गई। क्योंकि हम मशीन लर्निंग पढ़ के आ रहे हैं इसलिए हमारे लिए काफ़ी सारी डिटेल ऑलरेडी हमें मालूम है। बट इफ़ समवन इज़ स्टडिंग डीप लर्निंग फर्स्ट टाइम विदाउट मशीन लर्निंग, तो उससे ये मसला होगा यार कैटेगरी क्या है, सैम्पल्स क्या हैं, लेबल्स क्या हैं, डाटा क्या है। इमेज ले लिया, शेप नंपाई वगैरह हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर
द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज, क्या है भाई, न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किस पे हो रहा है, लेयर्स पे हो रहा है, ठीक है। पूरा जो नेटवर्क है वो बिल्ड किस पे हो रहा है, लेयर पे हो रहा है। तो जो ब्लॉक है, कोर ब्लॉक है, वो लेयर है। हम लेयर को क्या समझे, इट सेज यू कैन थिंक ऑफ अ लेयर एज अ फिल्टर फॉर डाटा, कि जिसके अंदर से डाटा गुजर के क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। सम डाटा गोज इन, उस लेयर में से डाटा पास होता है, एंड कम्स आउट इन मोर यूजफुल फॉर्म, और जब बाहर निकलता है तो वो ज़्यादा यूजफुल फॉर्म में होता है। हमने एक तस्वीर देखी थी, उसके अंदर एक 4 पास हो रहा था, याद है, और वो लेयर के अंदर अजीब अजीब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो हमें फील हो रहा था यार ये कैसी यूज़फुल फॉर्म है। तो बात ये है कि यूज़फुल फॉर्म जो है वो किसके लिए होगी, सिस्टम के लिए होगी, हमारे लिए नहीं होगी, ठीक है। स्पेसिफिकली लेयर्स एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस आउट ऑफ द डाटा, फीड इनटू देम। लेयर का काम क्या होता है कि वो उसमें से रिप्रेजेंटेशंस को एक्सट्रैक्ट करें। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, वो फीचर्स, और से सुनना, वो फीचर्स जो उसको टारगेट लेबल के क्या ले जाते हो, करीब ले जाते हो। डीप लर्निंग की एक सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग करनी नहीं पड़ती। जैसे मशीन लर्निंग में आपने फ़ीचर सिलेक्शन करनी है, कौन सा अच्छा फ़ीचर है, कोरिलेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में करनी पड़ती हैं। बट डीप लर्निंग में फ़ीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। बड़ा ये एक कॉमन सवाल होता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो पहला क्या है कि मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वो एक ही बार डाटा लेता है और एक ही बार में जो मार्क कर लेता है डाटा के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है, बस। और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं वो कई इपॉक्स चलते हैं और डाटा को बार बार लेते हैं और बैक प्रोपगेशन के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, सही करते जाते हैं। प्लस मशीन लर्निंग के का डाटा हमें बहुत ही रिफाइंड डाटा चाहिए होता है, हाईली कोरिलेटेड डाटा हो जाए। अगर डाटा गलत होगा या कम कोरिलेटेड होगा तो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। डीप लर्निंग के अंदर वी डोंट नीड फीचर इंजीनियरिंग, आपके पास जैसा भी डाटा दे दो। ये जो रिप्रेजेंटेशंस लर्निंग है ये डाटा को क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है। सिर्फ काम का डाटा क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, विच इज़ यूजफुल टू प्रिडिक्ट दैट पर्टिकुलर टारगेट। कि अगर इमेज दी है और इमेज के अंदर से जो फालतू फीचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और काम के फीचर जो हैं वो क्या होते हैं, आगे ट्रैवल करते जाते हैं। होपफुली रिप्रेजेंटेशंस कौन सी, दैट आर मोर मीनिंगफुल फॉर द प्रॉब्लम एट एंड। वही वाली बात कि जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम के लिए वो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंगफुल डाटा है जो आगे जाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ डीप लर्निंग कंसिस्ट ऑफ चेनिंग टुगेदर सिंपल लेयर्स। ज़्यादातर डीप लर्निंग में यही होता है कि लेयर्स की चेन बनाते हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, आगे और आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, 2 के बाद तीसरी लेयर। दैट विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव डाटा डिस्टाइलेशन, जिससे क्या हो जाता है, एक डाटा डिस्टाइलेशन लग जाता है। डिस्टाइलेशन समझते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा ना, पानी डालते हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टाइलेशन, एवापोरेशन, ये सारे लैब की होंगी आपने। तो डिस्टाइलेशन बन जाता है, एक लेयर से गया, पास हुआ, दूसरी लेयर से फिर फिल्टर हुआ, तीसरी लेयर से फिर फिल्टर हुआ, और सबसे आखिरी लेयर से बिल्कुल क्या निकल आया, प्योर फॉर्म में चीज़ निकल आती है, तो उसको डिस्टाइलेशन कह दिया। तो अ डीप लर्निंग मॉडल इज लाइक अ सीफ, एक छलनी है, छलनी फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, मेड ऑफ सक्सेशन ऑफ इंक्रीजिंगली रिफाइंड डाटा फिल्टर्स। जैसे जैसे लेयर आगे बढ़ती जाती है डाटा फिल्टर और ज़्यादा फिल्टर करता रहता है, और ये डाटा फिल्टर ही क्या होते हैं, लेयर्स को कहते हैं। तो लेयर्स के इस पैराग्राफ में लेयर के बहुत सारी चीज़ें लेयर को कहा उन्होंने, छलनी कहा, डाटा फिल्टर कहा, डाटा डिस्टाइलेशन कहा, रिप्रेजेंटेशन लर्नर कहा। तो ये सारे किसके नाम है, लेयर के नाम। अपना जो मॉडल बनाया है कहते हैं 2 डेंस लेयर है वहाँ पे। कितनी लेयर हैं, 2 डेंस लेयर, ऐसा ही है, 2 डेंस लेयर है, विच आर डेंसली कनेक्टेड।
जो डेंसली कनेक्टेड है, डेंसली कनेक्टेड का मतलब होता है कि इस लेयर का हर न्यूरॉन सामने वाली लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। वो हमने देखा भी था कि एक न्यूरॉन इधर 5 है तो पांचों से जाके कनेक्ट हो जाएगा, फिर दूसरा वाला भी जाके पांचों से कनेक्ट हो जाएगा, फिर तीसरा वाला भी जाके पांचों से कनेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डेंस कनेक्शन। और लेयर की टाइप भी जो है वो क्या है, इसीलिए डेंस रखी हुई है। और डेंस का दूसरा नाम क्या होता है, फुल कनेक्टेड या फुली कनेक्टेड। सही। और ये जो डेंस लेयर है, इसका जो इनपुट होता है, जो इसको इनपुट दिया जाता है, वो वेक्टर की शक्ल में होता है, वन डायमेंशनल इनपुट होता है। क्या होता है, यानी डेंस लेयर जो खाना खाती है वो कैसा खाना होता है भाई, वन डायमेंशनल होता है, वेक्टर होता है। इसीलिए हमें इमेज को सीधा करना पड़ा, सारी इमेजेस को 60,000 इमेजेस क्या करनी पड़ी हमें, 1D बनानी पड़ी, पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, और एक 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बना। बिकॉज क्योंकि डेंस जो इनपुट लेती है वो वेक्टर शेप में होना चाहिए, राइट। द सेकेंड लेयर, लास्ट लेयर इज 10-वे सॉफ्टमैक्स क्लासिफिकेशन लेयर। ठीक है, दूसरी जो लेयर है वो 10-वे है, यानी उसमें से 10 न्यूरॉन रास्ते निकल रहे हैं, और यही सॉफ्टमैक्स क्लासिफिकेशन लेयर है, विच मीन्स इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी scores summing to 1. Each score will be probability that the current digit image belongs to one of the 10 digit cases. वो हमने कल देख लिया था कि 10 स्कोर आएंगे, जो बड़ा वाला स्कोर होगा, हर स्कोर बता रहा होगा कि जो इमेज पास हुई है इसके 1 होने के क्या चांसेस हैं, 2 होने के क्या चांसेस हैं, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। तो जो चांस ज़्यादा होंगे वही हमारा क्या होगा, टारगेट आउटपुट होगा। तो हमने ये काम यहाँ पर क्या रह गया, अच्छा फैशन एमनिस्ट, और यहाँ पर भी क्या होगा, बल्कि मैं इसको पहले एमनिस्ट ही कर देता हूँ ताकि वहाँ पर इमेज बनी हुई है ना। ठीक है, ये मॉडल, ये कंपाइल, ये अपने 255 से डिवाइड और रीशेप इनटू वेक्टर ट्रेन किया। अब जब ट्रेन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही, इमेजेस और लेबल दोनों दे रहे हैं। इपॉक्स जो है वो 10 चल रहे हैं। बैच साइज़ का कल मैंने जिक्र कर दिया था कि ये क्या करता है, बैच साइज़ की क्या फंक्शनैलिटी होती है, 2 बातें बताई थी। क्या थी कि क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो आम तौर पर कहाँ पड़ा होता है, हार्डवेयर पे पड़ा होता है ना, हार्ड ड्राइव पे पड़ा होता है। सिस्टम हमारा कहाँ चल रहा होता है, रैम पे चल रहा होता है। तो ये डेटा में से कितनी इमेजेस लेकर आएगा, 128 इमेजेस, और 120 इमेजेस को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको पता चलेगा 128 में से 120 सही रिज़ल्ट हैं, 8 जो है वो क्या है, गलत रिज़ल्ट है। अब उन 8 के लिए ये दोबारा से बैक प्रोपोगेशन करके अपने वेट्स को क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा और मार्क कर लेगा कि इनके सही टारगेट ये है। फिर अगला बैच आएगा, 1 बाय 1 इमेजेस प्रोसेस होगी। पता चला इस बार 5 गलत है, 123 सही है, दोबारा अपडेट किया। ठीक है, और ये सिलसिला जो है वो पूरे एक ईपॉक में कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, याद करो क्या कहा था हमने, हाँ कितनी बार, जितना हमारा डाटा है, कितना हमारा डाटा है, 60,000 हमारा डाटा है, और एक दफ़ा में वो कितना डाटा उठा रहा है, 128 इमेज। तो 468 टाइम्स चलेगा, तो उसके बाद भी कुछ रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, बचेंगे, तो उससे एक और दफ़ा जाना पड़ेगा बचे हुए लेने के लिए, तो रुकेगा थोड़ी।
मैंने कहा 5-5 ले आओ, 5-5 ले आओ, 5-5 ला रहे हैं, आखिर में 2 रहेगा, छोड़ के थोड़ी आओगे। अब आखिरी दफ़ा जब जाओगे तो 2 ही मजबूरी लाना पड़ेंगे। तो ये 469 टाइम्स जो है ये प्रोसेस चलेगा। तो आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई ये मॉडल बनाया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स दिस मॉडल इज़ अपग्रेडिंग इट्स वेट्स, बैक प्रोपगेशन कितनी बार चल रहा है, तो कितनी बार चल रहा है आप मतलब यहाँ तो चल रहा है, आप डेटा की क्वांटिटी को देखोगे, बैच साइज को देखोगे, डिवाइड करोगे, बोलोगे इतनी बार इसके वेट्स क्या होंगे, अपडेट होंगे। कौन से ट्रेनिंग में बात, वो टेस्टिंग की बात थी, अभी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। 469, ठीक है। तो दैट्स वाई जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यू विल सी कि ये पहला ईपॉक चल रहा है 469, एक दफ़ा 2 दफ़ा ये जा रहा है, इतनी दफ़ा चक्कर लगा के ला रहा है, 469 पूरे, पहला ईपॉक ख़त्म, ठीक है। अब दूसरी बार वही डाटा दिया उसको, तीसरी बार वही डाटा दिया। अब मुझे ये बताओ कि वाई द एक्यूरेसी लेवल इज़ इंक्रीजिंग 1 by 1, जैसे जैसे ईपॉक बढ़ रहे हैं एक्यूरेसी लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? ठीक है। और ठीक है। अब बात ये है यहाँ पर कुछ चीज़ें अब समझने की है ना, डिस्कशन वाली है। प्रोसेस तो हमने देख लिया था ना, डिस्कशन वाली है कि देखो कल भी हम ये बात कर रहे थे कि भाई अगर मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए तो मैं यहाँ पर 100 ईपॉक चला दूँ, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और वेट्स क्या हो जाएंगे, सारे अपडेट हो जाएंगे और सारे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये अप्रोच भी हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको बिल्कुल एक कॉमन अंदाज में हम समझ लेते हैं कि मैं आपको एग्ज़ाम ले रहा हूँ और मैंने आपको एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद आप सारे ही फेल हो गए, चलो भी ठीक है। यानी पहली बार आपको पूरा डाटा दे दिया तो आपका रिज़ल्ट ये आया, समझ लो, जो बहुत अच्छा नहीं आया। मैंने कहा अच्छा चलो कल भी दोबारा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा कल, और फिर मैंने दोबारा वही पर्चा आपको फिर थमा दिया। अब आपने बढ़ के कितना स्कोर ले लिया, मैंने कहा यार, आपने कहा सर एक और बार ले लें थोड़ा और बढ़ जाएगा, चलो भाई ठीक है। तीसरे दिन आया फिर वही पर्चा दे दिया। अब 10 बार आपको एक पर्चा दे रहा हूँ मैं, 10 बार एक ही पेपर 10 बार आपको मिल रहा है, और आपकी का जो स्कोर है वो कितना हो गया, 92% हो गया। आपने कहा सर मज़ा ही आ गया, हाँ 10 बार और दे दें तो मैं 100% पूरा ले लूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये जो लर्निंग हुई है ये रिलायबल लर्निंग है, कि भाई यार आपको एक ही क्वेश्चन पेपर बार बार देता रहूं तो 2-3 पेपर के बाद आपको सवाल भी याद होंगे और जवाब भी याद होंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा फिर क्या होगा, फिर जब मैं 5वीं बार आपको पेपर दूंगा तो अब आप सॉल्व वॉल्व भी नहीं करेंगे, हाँ अब आप सिर्फ ये लगाएंगे ये वाला सही, ये वाला सही, इसका ये जवाब, 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 इसका ये जवाब है। बगैर सॉल्व किए ही आप क्या करने लगेंगे, रिजल्ट देने लगेंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इतने महान हो गए। लेकिन मसला ये है कि 11वीं दफ़ा दोबारा एग्ज़ाम लिया और सवाल चेंज हो गए, वापस स्कोर क्या हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जब आपने बार बार एक ही चीज़ को करना शुरू किया तो आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई। क्या हो गई, लर्निंग ख़त्म हो गई, ठीक है। आपने मेमोराइजेशन शुरू कर दी, याद करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं रट्टा लगाना शुरू कर, रट्टे लगा के गए थे, सर ने वहाँ पर न्यूमेरिकल में एक वैल्यू चेंज करी, धड़ाम से गिर गए। हाँ वहाँ रॉकेट ऊपर जा रहा था, यहाँ रॉकेट नीचे आ रहा है, मर गए।
नीचे आने वाला क्या करूँ, मैं तो ऊपर वाला सॉल्व किया था। तो अब ये होता है कि जब ये मेमोराइजेशन हो जाती है, मेमोराइजेशन जब हो जाती है ना, तो असल में ये होता है, ये हम मशीन लर्निंग में काफ़ी दफ़ा इस प्रॉब्लम को देख कर आए हैं। समझना ज़रा कि जब मैं बार बार और ज़्यादा दफ़ा डाटा फीड करता हूँ, इस चक्कर में, किस चक्कर में, कि भाई मेरा मॉडल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो मॉडल जो है जनरलाइजेशन छोड़ के कहाँ चला जाता है, ऑप्टिमाइजेशन में चला जाता है। भाई वो जनरलाइज मॉडल बनाता है, यूं करके लाइन बनाता है, कुछ जवाब सही होते कुछ गलत होते, लेकिन जब मैंने क्या कर दिया, उसके साथ बार बार चलाया, तो अब वो कैसे चल रहा है, ऐसी प्रेडिक्शन निकाल रहा है। यानी उसने हर डेटा पॉइंट को रट दिया। अब वो जो लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो सारे डेटा पॉइंट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ऐसा मॉडल कैसा मॉडल होता है, ओवरफिट मॉडल होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि चल भाई तू कर ले, ये कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम टेस्ट में भी ऐसा ही कर लो तो कमाल हो जाए ना, कि भाई मैंने 100 इपॉक चला दी, 100% एक्यूरेसी है, लेकिन टेस्ट में भी तो मेरी एक्यूरेसी 98 99 आनी चाहिए। अगर टेस्ट में फेल हो रहा हूँ, 60 70 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा मॉडल जो है जनरलाइजेशन छोड़ के क्या हो गया है, ऑप्टिमाइजेशन में चला गया। अच्छा, ये वाली बात समझ में आई। ये ऑप्टिमाइजेशन क्यों हो जाती है, ये ऑप्टिमाइजेशन क्यों हो जाती है, जनरलाइजेशन क्यों छूट जाती है। ठीक है, ये मेरे हाथ में क्या है, मॉडल है, ठीक है, सही है। ये मेरे हाथ में क्या है, कौन से कलर की, कौन सी कंपनी है, इसमें अंदर क्या है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, सही है। फिर मैं आपके हाथ में दूं दोबारा, ये मेरे हाथ में क्या है, अब आप फिर दोबारा देखेंगे, बॉटल है, ग्रीन कलर कैप है, पानी है, ठीक है, स्प्राइट की है, और फीचर्स नोट करना शुरू करेंगे। जितनी बार मैं आपको दूंगा, आप इसके और फीचर नोट करना शुरू करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक ही बोतल दिखाई जा रहा हूँ और मैं आपको सिखाई जा रहा हूँ, ये बोतल है, ये बोतल है, ये बोतल है, ये बोतल है। अच्छा भाई, फिर मैं यार बेटा ये क्या है, ये बोतल नहीं है, बोतल तो ग्रीन कलर की होती है, उसकी स्प्राइट की होती है बस। क्यों हुआ ऐसा, ओवरफिट हो गया। कि जब आप बार बार डाटा फीड करते हैं, तो वो जनरलाइजेशन छोड़ के किसको पकड़ लेता है, ऑप्टिमाइजेशन को पकड़ लेता है, मोटे मोटे फीचर को पकड़ लेता है, और उन्हीं फीचर्स को ढूंढता है। फिर मैं यहाँ बंदा खड़ा कर दूं, भाई मेल फीमेल डिटेक्ट करना है, अच्छा बार बार में जो बंदा खड़ा कर रहा है उसने चश्मा लगाया हुआ है, तो मॉडल बाकी फीचर्स तो देख रहा है कि यार मेल के ये फीचर्स हैं, फीमेल के ये फीचर्स हैं, लेकिन हर मेल के अंदर एक फीचर लाजमी है, वो क्या है, चश्मा लगाया हुआ है। अब अगर मैंने ऐसा बंदा खड़ा कर दिया जिसने चश्मा नहीं लगाया हुआ, तो शायद वो मना कर देगा ये मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द तो क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बार बार हम ओवर ट्रेन करते हैं, तो वो जनरलाइजेशन छोड़ के कि भाई बॉटल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैट का कलर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमारा डेटा तो एक ही तरह का है, तो वो उसको क्या समझ लगता है कि भाई बस यही है। तो दैट्स वाई ये ओवरफिट हो जाता है, उन सारे फीचर्स को पकड़ लेता है कि भाई अब अगर कोई क्लास ए से बिलोंग करता है, तो ये सारे फीचर पक्के उसके अंदर होने चाहिए। अगर लाइन यहां से गुजर रही होती तो कहता भाई ठीक है 4 5 है, 2 3 नहीं है, ठीक है, किसी में ये वाला है, किसी में ये वाला नहीं है, लेकिन अदर फीचर्स जो हैं वो तो है ना, उनकी बेसिस पे तो वो बॉटल करार दी जाएगी या कुछ करार दिया जाएगा। समझ रहे। तो जब हम ओवर ट्रेन कर लेते हैं, बार बार डाटा के ओवर ट्रेन कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है भाई, वो फिर जनरलाइज फीचर तो उसने लर्न कर लिए, लेकिन जब आप उसको और फीड किया रहेंगे, और खा, तो फिर क्या होता है, फिर वो जनरल फीचर छोड़ के, क्योंकि वो तो लर्न कर लिए होते हैं, कहते हैं यार कह रहा है और लर्न कर देते हैं, और क्या अभी, हाँ भाई जिस तरह मैंने चश्मे की बात करी, ठीक है, आपने सारे बालों वाले दे दिए, कोई गंजा आ गया, वो मानेगा नहीं आदमी,
क्यों? क्योंकि आपने जो डाटा दिया है उसके अंदर वैरायटी नहीं है, उसके अंदर सारा डाटा जो है वो बिलोंग्स टू, तो ओवरफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरफिट हो जाता है। अच्छा ये, और इससे बायसनेस भी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हो गया टाइम? चलो सही। फुरकान रोक दो इसको बिस्मिल्लाह करके। अबे यार, सो हेयर वी वर गोइंग विथ कि भाई किस तरह हमारे पास सिस्टम जो है, मॉडल्स क्या हो जाते हैं? ओवरफिट हो जाते हैं इफ़ वी रन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ईपॉक्स। हाँ, ज़बरदस्ती के ईपॉक्स चला दें तो कितने ईपॉक चलेंगे ये नोबडी कैन गैस, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आपको अंदाज़ा होने लगेगा। विद एवरी ईपॉक जब दूसरी बार डाटा फीड हुआ, डेफिनेटली मैंने कहा स्कोर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम ही डाटा बार बार जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर फीड होता रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि भाई जब टेस्ट करूँ तो टेस्ट में रिज़ल्ट क्या होने चाहिए? इसके करीब करीब होने चाहिए। ज़्यादा गैप होगा तो वो ओवरफिट होगा। तो हमने टेस्ट डेटा दिया और कहा भाई इसके ऊपर इवैल्यूएशन चलाओ, एक्चुअल रिजल्ट्स ये हैं, तो उसने ये निकाल लिया था कि भाई 92.8 और 92.6। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडल ओवरफिट अभी नहीं हुआ। ठीक है, फिर हमने अपनी इमेज अपलोड कर ली थी कि अब एक अगर रॉ इमेज हम भेजेंगे, वो रॉ इमेज जो है वो कैसे काम करेगी, और ये फंक्शन जो है वो इसकी प्रेडिक्शन जो है वो आएगी कि भाई ये किससे बिलोंग कर रहा है? भाई 7 से, क्या क्या थी हमारे पास? 573। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रेडिक्शन आ रही। अब आपने क्या करना है? इसका इंटरफेस बनाना है, स्ट्रीमलेट पे बनाओ। ये हमने यहाँ कौन सी इमेज दी भाई? तो उसने क्या रिटर्न किया? पिछली क्लास में थे ना, बताया था कि ये मॉडल जब प्रिडिक्ट करेगा तो ये क्या रिटर्न करता है भाई? एरे रिटर्न करता है बड़ी सी। मैं अगर यहाँ से दोनों चीज़ें मांग लेता हूँ उससे कि भाई प्रेडिक्शन की एरे का बड़ा नंबर भी बताओ, और साथ साथ वो एरे भी दो। ठीक है, यू सी कि इसने क्या किया भाई? हमें जो रिटर्न किया है वो क्या रिटर्न किया भाई? 3। पहला डिजिट कौन सा होता है? तो ये तो नहीं है उसका आउटपुट, दूसरा भी नहीं, कहाँ 1 हो रहा है ये? यानी बाकी सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। सिर्फ इंडेक्स नंबर 3 पे जो डिजिट होगा, इंडेक्स नंबर 3 होगा ना चाचा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 क्यों है? इंडेक्स 0 पढ़ो उसको, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो इंडेक्स 3 वाले की प्रोबेबिलिटी 100% है, तो 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी? 3 वैल्यू होगी। दैट्स द रीज़न क्या दे रहा है ये, कि 3 वाले का इंडेक्स दे दिया उसने। सही है, तो हमारा डिजिट भी 3 होगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो 0 to 9 है। अच्छा, उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स का एरर है ना। हमारा जो डाटा है, लाइक मैं अगर इसको 5.png का डाटा दे रहा हूँ, तो ये प्रोडिक्शन जो है क्या आ रही है? 0 आ रही है। यानी ये कह रहा है जो 5 आप दे रहे हैं वो जो इमेज आपने दी है वो 0 की इमेज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो किसकी आ रही है? 1 की। इसकी 100% आ रही, बाकी बहुत ही माइनर सी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर।
अच्छा, फिर हमने क्या दिया था, 7 वाले में दिया था, उसमें क्या सीन चल रहा है, 7 में भी जो है रिजल्ट क्या दे रहा है, वो 3 दे रहा है, ये गलत रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, गलत का भी मसला नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि एक एक इमेज देंगे तो ये गड़बड़ हो सकती है। आप इमेज का बंच बनाएं 100 इमेजेस का, और फिर उस पर एक्यूरेसी लेवल चेक करें। यार अब तो आप जनरेट करवा सकते हैं जीपीटी से, बोलो यार एमनेस डेटा के लिए इमेज जनरेट करनी है 28 बाई 28 की, रैंडम डेट जनरेट कर दो, 100 जनरेट करके दे देगा आपको। बेटा लूप चलाओगे ना यार, तुम लोग पढ़ पढ़ा के पाइथन भूल गए, सारे नाम के लूप चलाओगे वो ऑटोमेटिकली लिस्ट से नाम उठाता रहेगा, आगे भेजता रहेगा और मॉडल प्रेडिक्ट करता रहेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अच्छा इनका सवाल ये है, वाई हमने क्यों 60,000 इमेजेस पे ट्रेन किया भाई, एक 0 की होती, एक 1 की होती, एक 2 की, एक 3 4 5 6 7 8 9, एक एक इमेज होती, बस ट्रेन हो जाता। सही। तो मसला ये है, फिर वही मसले पे आगे खड़े हो गए हम कि भाई एक ही इमेज है 0 की और मैं वही इमेज उसको दिए जा रहा हूँ, तो अब जो मेरी राइटिंग में 0 लिखा हुआ है टेढ़ा बेड़ा जैसी मेरी राइटिंग है यूं करके, तो वो इसी को 0 मानेगा, इसको 0 नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक ही इमेज पे ट्रेन हुआ है। अब उसको पता है कि सिर्फ यही 0 होता है जो इस शक्ल का होता है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई 3 बनाना है, किसी ने 3 यूं बनाया, किसी ने 3 यूं बनाया, हाँ किसी ने 3 यूं बना दिया, तो वैरायटी होगी, तो जब फ्यूचर में उसके पास 3 आएगा तो वो जनरलाइज कर सकेगा ना यार ये 3 जैसा। अगर मैं एक ही इमेज दे दूंगा तो वो उसके जहन में फिर 3 यही होगा, सही है, उसके जहन में 3 फिर यही होगा, इसके अलावा कोई 3 नहीं होगा। इसलिए हमें वैरायटी ऑफ डाटा चाहिए होता है। डीप लर्निंग मॉडल्स को इसीलिए कहते हैं कि ये रिच इन डाटा होने चाहिए, कि जितना ज़्यादा डाटा होगा ये उतनी ज़्यादा फीचर लर्निंग करेगा और वैरायटी को एब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, ऑप्टिमाइजेशन में नहीं जाएगा। जनरलाइज इसीलिए होती है कि मैं आपके यहाँ 50 किस्म की बोतलें रख दूँ, अब आपके पास फ्यूचर में अगर बोतल कोई आएगी तो यू विल बी एबल के यार ये बोतल जैसी ही लग रही है, थोड़े बहुत फीचर लगे लेकिन ज़्यादा फीचर बोतल से ही मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सारी बॉटल गोल शेप की रख दूँ, कोई रेक्टेंगुलर शेप की बॉटल ना दिखाऊँ आपको और मुस्तकबिल में रेक्टेंगुलर शेप की आ जाए, तो फिर फेल होने लगेंगे आप, यार पता नहीं ये बॉटल है या नहीं। तो इसलिए रेक्टेंगुलर बॉटल भी अगर दुनिया में पाई जाती है तो उसका डाटा भी शामिल करो, सो दैट वो भी एक नया फीचर लर्निंग उसके अंदर से हो जाए। अच्छा भाई, ये तो हो गई हमारी पहली एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन भी हमने देखा। यहाँ हमने देखा टू मेक मॉडल रेडी फॉर ट्रेनिंग वी नीड टू पिक 3 मोर थिंग्स एट अ पार्ट ऑफ कंपाइलेशन स्टेप। जो इंजन है, इंजन में 3 चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन सी, बैक प्रोपगेशन करने के लिए ऑप्टिमाइज़र जो हमने एडम यूज़ किया, RMS प्रॉप यूज़ किया, लॉस फंक्शन, ठीक है, और मैट्रिक्स टू मॉनिटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। इसको पढ़ते हैं हम लाइन बाय लाइन। हमें पता है ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, वेट एडजस्ट करता है। लॉस फंक्शन क्या करता है, जो प्रिडिक्शन आई है और जो ओरिजिनल है उनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करता है, और ये डिफरेंस किसके पास भेजता है, ऑप्टिमाइज़र के पास भेजता है कि भाई डिफरेंस है, अपने वेट अपडेट करो। मैट्रिक्स मॉनिटरिंग, कि भाई हम क्या देखना चाह रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी देखना चाह रहे हैं, प्रिसीशन, रिकॉल या F1 स्कोर क्या देखना चाह रहे हैं, तो 3 चीज़ें ऐड होती हैं। तो ऑप्टिमाइज़र क्या है, द मैकेनिज्म थ्रू विच द मॉडल विल अपडेट इटसेल्फ based on the training data set it sees, so its performance is to improve the performance. How the model will be able to measure its performance on the training data, thus how it will be able to steer itself in the right direction, कि अपनी डायरेक्शन को वो कैसे चेंज करेगा, ये लॉस के फीडबैक पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, The exact purpose of the loss function and the optimizer will made clear through the next 2 chapters, वहाँ आप देखेंगे।
ये वाली बात हमें क्लियर समझ में आई, सही है। और बिफोर ट्रेनिंग वी विल प्री प्रोसेस द डाटा बाय रीशेपिंग इट टू शेप द मॉडल एक्सपेक्ट। उस शेप में लेकर आना है, किस शेप में लेकर आना है? द मॉडल एक्सपेक्ट। मॉडल क्या एक्सपेक्ट करता है? वेक्टर। डेंस लेयर है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वेक्टर। तो वेक्टर बनाना है एंड स्केलिंग इट सो दैट ऑल द वैल्यूज आर इन जीरो। अगर मैं ये स्टेप नहीं करूं तो क्या मॉडल नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा, लेकिन हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। ठीक है, ठीक है। फिर प्रोडिक्शन निकाली हमने, तो प्रिडिक्ट का मेथड अलग है, इवेलुएट का मेथड अलग है। समझ रहे हो बात? इवेलुएट और प्रिडिक्ट क्या है? अलग अलग है। इवेलुएट क्या आंसर देता है? इवेलुएट सिर्फ बताता है कि कितने परसेंट रिजल्ट टोटल में क्या हुए हैं। यानी अगर मैं बंच ऑफ वैल्यूज दूंगा तो मैं पहले इवेल्युएट कराऊंगा उसमें से कितनी सही प्रोडिक्ट हुई, कितनी गलत प्रोडिक्ट हुई। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट चाहिए कि ये दे रहा हूँ इसका नाम बताओ, ये नहीं बताओ सही क्लासीफाई में बंच नहीं हुआ, बोतल को बोतल का है, कैट को कैट का नहीं, मुझे बताओ कि ये है क्या, तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? प्रोडिक्ट। जैसा हमने किया हुआ है, यही किया हुआ है ना। इवेल्युएट किया उसने भाई 92% डाटा सही क्लासीफाई हुआ, बट प्रिडिक्ट हमें क्या बता रहा है कि जो इमेज आपने दी है वो कौन सी है। ठीक है, तो इवेल्युएट और प्रिडिक्ट अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, द टेस्ट set accuracy turns out to be 97.8, a little bit this at 98.9 से थोड़ी कम है। The gap between training and testing accuracy is an example of overfitting। ओवरफिटिंग थोड़ी सी है, इतनी चल जाती है, मसला नहीं है। ठीक है, ये हम एरे में पढ़ के आए, 1D एरे, 2D एरे, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखो, कोई भी मॉडल, ऐसा मॉडल हो सकता है जो 100% सही हो रहा हो, हमेशा आंसर सही दे रहा हो, लेकिन हर मॉडल में जो एरर के चांसेस होते हैं वो होते हैं। अभी ये मॉडल जो आपने ट्रेन किया था, इस मॉडल की एक्यूरेसी क्या थी भाई? 92, यानी 8% अभी भी गुंजाइश है, बात गलत होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 तस्वीरें दूंगा तो चांसेस हैं 2 गलत आंसर आ सकते हैं, 100 दूंगा तो 92 सही आएंगे, 8 तस्वीरें क्या हो सकती हैं? गलत हो सकती हैं। तो इसलिए अगर गलत आंसर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। और ये गलत क्यों आ रहा है इसका भी रीज़न मुझे पता है कि इस तस्वीर को बनाने के लिए हमने, अगर मैं थोड़ा डार्कर वाइट मार्कर इस्तेमाल करूँगा तो शायद ये जो है ना वो सही हो जाएगी। ठीक है, कहें तो ट्राई कर लेते हैं 7 वाले में। 3 तो 3 आ रहा है ना, 7 नहीं आ रहा ना। दूसरी इमेज बना लेते हैं। हाँ हाँ, किस पे किया था हमने ये? पेंट ठीक है, कहाँ है इसका साइज? ये हमने कहा भाई हमें पिक्सल चाहिए, कितने चाहिए? ठीक है, इतनी सी इमेज है हमारी जिस पे हम क्या कर रहे हैं,
मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, कलर भी लेना पड़ेगा ना। कहाँ है ड्रॉपर, ये वाला। सही। अब ये कलर ले लिया और इसके साइज बढ़ रहे हैं कहीं से। ब्रश ले ली। अल्लाह खैर करे। क्या बनाना है? सही है। तुम लोगों की फरमाइशें जो है ना घर पे पूरी करना है यार। हैं हैं हाँ ये करते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद वो उस पर से गड़बड़ कर रहा है, कई एक दफ़ा ऐसा हुआ है। कहाँ है अभी सेव इसका? अभी भी 3 बोल रहा है यार, 7 1 पे भी। चलो रिजॉल्व करना है, घर में ट्राई मारना है इसकी। आ गया। अच्छा भाई, गियर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जो है वो चलता कैसे है? देखो यहाँ ये एक बात लिखते हैं कि भैया जैसे जैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास कैसे बड़ी होगी अब? हाँ इंचिस कर दो। ठीक। ये कहते हैं भाई जो न्यूरल नेटवर्क को रन कर रहे हैं ना वो टेंसर ऑपरेशंस हैं। ये टेंसर क्या होता है? जैसे एरे होती है हमारे पास, क्या होती है? एरे होती है। फिर हमारे पास 2 डायमेंशन एरे हो जाती है, ऐसे ही है। फिर हमारे पास 3 डायमेंशन एरे हो जाती है। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसी को टेंसर कहते हैं। अच्छा, बिहाइंड द सीन जितनी भी कैलकुलेशन हो रही होती है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो क्या होती है भाई? एरे की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? एरे की फॉर्म में होती है। तो एरे पर जो हम काम करते हैं वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है हमारा? हाँ, किसी ने पढ़ा हुआ है? लीनियर अलजेब्रा कहलाता है, जिसमें आप मैट्रिक्स के थ्रू मामलात को सॉल्व करते हैं। याद है किसी को? क्या आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन भी होती हैं तो हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, याद है? अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो क्रैमर्स रूल वगैरह पढ़ा होगा आपने, और जो है ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन सॉल्व किया होगा, इन्वर्स वगैरह मालूम करें, याद? हाँ, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और ये सारी चीज़ें। तो सारा बिहाइंड द सीन जो है वो लीनियर अलजेब्रा ही होती है। लीनियर अलजेब्रा क्या है? मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस का डिवीजन, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी से डिवाइड हो रहा है, कहीं इन्वर्स निकल रहा है। तो
बेसिकली ये कहते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर को देखें तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मसला भी इवेंचुअली कहाँ जाके सॉल्व होता है, हर चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, बाइनरी में। और बाइनरी में फिर एंड गेट, नॉर गेट, ये गेट लगे होते हैं जो ऑपरेशन को क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व करें। इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क में क्या लगे होते हैं, टेंसर ऑपरेशंस, यानी टेंसर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टेंसर ही डिवाइड हो रहे हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैरस डॉट लेयर डेंस 512 एक्टिवेशन वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है। इनपुट क्या होता है हमारा, एक्स, एक्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वेट, वेट, लेकिन कैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। बाद में क्या उसके साथ ऐड हो गया, बायस ऐड हो गया, फिर उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लग गया और वाई निकल आया। तो वही इक्वेशन तो है, ठीक है। तो जो इस लेयर का जो प्रोसेस है वो हर नोड के ऊपर यही चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इनपुट टेंसर एंड डब्ल्यू, एडिशन बिटवीन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स एंड वेक्टर बी, ओके, एंड देन वैल्यू ऑपरेशन कि भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा और नेगेटिव को जीरो कर देगा। सही है। हाँ, कोई बताओ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, किसी को पता है क्या। तो अभी अभी पढ़ा हुआ है यार। चलो इम्तिहान हो जाता होगा। और मल्टीप्लाई करते साथ में साइन लगाया था, भूल जाते हो यार तुम लोग पढ़ पढ़ के। अच्छा ये बताओ कि भाई हमें ये तो पता है कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स के अंदर, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, खास बात क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब एक नंबर आता है, और जब दो डॉट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक और क्या आता है, वेक्टर आता है। अब जल्दी से बताओ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो क्या था भाई, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो क्या था भाई, ए बी साइन थीटा। सही है, याद आया कुछ। अच्छा, अब एक सवाल है यहाँ पे, मेरा एक वेक्टर है ए जिसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है 2i, 4j, 5k, सही है। और दूसरा वेक्टर है बी जिसमें वैल्यू लिखी हुई है i, 3j, 2k, सही है। इन दोनों वेक्टर का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या जवाब आएगा, जल्दी बताओ। फोर आई, फोर आई क्यों आएगा, ये 2i है, ये i है,
क्या हो गया? 2i, 83 है तो ये 4 है, कितने हो गए? 12j और 10k। सही है, पिटाई लगेगी सबकी। अभी तुम लोगों ने बोला था डॉट प्रोडक्ट होगा तो नंबर जवाब आएगा, ये वेक्टर कहाँ से आ गया हैं? भाई कहाँ चला जाएगा? मैग्नीट्यूड और हाँ, देखो जवानों, बात ये होता है कि जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं ना, तो हमें ये बता दिया जाता है, क्या बता दिया जाता है कि भाई आई वाले को आई से कर दो, जे वाले को जे से कर दो और के वाले को के से कर दो। और हम क्या करते हैं भाई, 2 1 2 प्लस 12 प्लस 10 कुल मिला के हो गए 24। ऐसे ही करते हो? ऐसा क्यों होता है? हाँ देखो, अगर मैं इसको यूं लिखूं, 2i प्लस 4j प्लस 5k और इसको मल्टीप्लाई कराऊं किसके साथ? 1i प्लस 3j प्लस प्लस 2k, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? पहले 2i मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो क्या बन जाएगा? 2i और i प्लस 3j प्लस 2k, ऐसे ही होगा। फिर प्लस, अब 4i होगा किससे? फिर दोबारा इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2k। फिर किसकी बारी आएगी? 5k, 5k और ये कितना हो जाएगा? i प्लस 3j प्लस 2k। सही है, हो गया। अब देखो 2i जब i से होगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, i कहाँ जाएगा? 1 क्यों हो जाता है? क्यों होती है? अब यहीं पर ट्विस्ट होता है। देखो देखो, ये है फॉर्मूला, क्या है? 2a कितना है और b कितना है? b कितना है मतलब i है ना, 1 है। इन दोनों के दरमियान cos थीटा है, cos है, और एक वेक्टर ये भी i है और ये भी i है, तो i और i के दरमियान एंगल कितना हुआ? दोनों सेम है ना, दोनों i एक्सिस पर है ना, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ? सेम एंगल हुआ, 0 एंगल। cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। जवाब क्या हो गया? 2i। तो यहां से निकल आया 2 1 2, i खत्म हो गया। अच्छा भाई, अब 2i किससे होगा? 3j से होगा। 2 3 जा कितने हो गए? 6। i और j के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 कितना हो गया? 0। जब ये 0 हुआ तो ये सब क्या हो गया? k भी क्या हो जाएगा? इसलिए जल्दी से कह देते हैं कि भाई दूसरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ i और i का ही आंसर आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो i वालों को i से कर लो डायरेक्ट, j वालों को j से कर लो और k वालों को k से कर लो, बिकॉज अगर इनके दरमियान i और j हो गया तो एंगल 90 होगा और cos 90 0 हो गया, सबका आंसर 0 होगा। इसलिए डायरेक्ट कह देते हैं कि i को किससे कर दो और j को किससे कर दो, क्योंकि i और j को और i और k से करने का कोई फायदा नहीं है, वो पहले क्या आएगा? 0 आएगा। समझ आई बात? अच्छा,
अब मसला ये है, चलो छोड़ो, लंबी हो जाएगी। चले कहाँ से थे हम? डॉट प्रोडक्ट, कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। तो इनपुट और इसके दरमियान क्या निकलता है भाई, डब्ल्यू के दरमियान वेट्स, वेट्स का एक वेक्टर एरे बनता है, और इनपुट हमारे पास क्या होते हैं, उसका एक एरे होता है 512 इनपुट, उसके बाद 784 इनपुट और 512 के करीब हमारे पास क्या बन रहे थे, वेट जनरेट हो रहे थे। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ भी एक कहानी है, लंबी हो जाएगी, काफ़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है यहाँ। दो मैट्रिक्स जिनकी शेप अलग अलग हो, क्या वो ऐड हो सकते हैं? तो यहाँ कैसे हो रहे हैं? हाँ, यहाँ ऐड हो रहे होते हैं ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग। किसकी वजह से हो रहे हैं? ये इंटरनली ब्रॉडकास्ट करता है, जितनी शेप कम होती है उतने वेक्टर क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। जैसे यहाँ पर समझाया हुआ है कि भाई एक शेप है 32/10 और एक है वेक्टर 1/10 का। तो जब ब्रॉडकास्ट करूंगा तो ये इसमें 32 लाइनें सेम रिपीट करके बना लेगा। क्या करेगा? 32 लाइंस रिपीट कर देगा और उसका भी शेप क्या कर देगा, सेम कर देगा। तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और ब्रॉडकास्ट होके फिर शेप जो है उनकी बराबर हो जाएगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वो सेम 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 रॉ को या सेम कॉलम को उतनी बार रिपीट कर देगा जितनी बार वहाँ पर मिसिंग आ रहा होगा। हाँ, खैर फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम ये देख लिया था कि किस तरह से लॉस फंक्शन जो है वो कैलकुलेट होता है, और वो हमारे पास डेरिवेटिव निकल के उसकी डायरेक्शन निकालता है, कितनी स्टेप वैल्यू लेनी है, ज़्यादा लेना है, कम लेना है, ये सारी वही बातें सिखाई जा रही हैं आपको ना। इसका मैं इसकी कैलकुलेशन, इसकी डेरिवेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा रात को, तो उसमें ये सारा काम हुआ हुआ है सिंपल अंदाज में। अभी हम चल रहे हैं किसकी तरफ, लुकिंग बैक एट आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ये सिनारियो है पूरा, डेटा आता है, लॉस फंक्शन लॉस वैल्यू ऑप्टिमाइज करता है, और रिजल्ट जो है वो अपडेट कर लेता है। यहाँ पर देखो मॉडल बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है। लेकिन ये मॉडल जो हम लिख रहे हैं तीन तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक फंक्शनल एपीआई से, एक क्लासेस बेस्ड मॉडल, और एक लेयर बेस्ड मॉडल। फंक्शनल एपीआई जैसे यहाँ क्लास लिखी हुई है मॉडल की ना, वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, वेट निकल रहे हैं, सारी चीज़ निकल रही है। हम आ रहे हैं आसान काम की तरफ। अच्छा, कह रहा है टेंसर फ्लो का इंट्रोडक्शन है, कब आई, क्या क्या हुआ, जीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, कैसे चलाना है, नोटबुक कैसे चलानी है, ये सब आप करते आए, कोलैबोरेटरी यूज़ कर लें, ठीक है, रन कैसे करना है, जीपीयू कैसे सिलेक्ट करना है। हम जा रहे हैं सीधा एग्जाम्पल की तरफ। ये है केरास एपीआई, बेस लेयर क्लास इन केरास। ये क्लास के थ्रू बनाया हुआ है मॉडल, हम क्लास के थ्रू नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हम कैसे बना रहे हैं, लेयर्स के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम लेयर्स टू मॉडल। मॉडल मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, 2 ब्रांच नेटवर्क, मल्टी हेड नेटवर्क, रेजिडुअल कनेक्शंस। ये जो दुनिया में जितने भी
मॉडल्स पाए जाते हैं वो इनमें से कोई ना कोई टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं ये आगे मल्टी हेड अटेंशन मॉडल वगैरह सब आएंगे, वहीं पर करेंगे। फिट मेथड, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं सारा, फिट क्या कर रहा है, इनपुट क्या कर रहा है, टारगेट साइज क्या है। यहाँ पर हमारे पास दोबारा से कोड बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहली जो एग्जाम्पल आ रही है वो क्या है, अभी जो हमने काम किया है, सुनो भाई ज़रा, अभी जो हमने काम किया है यहाँ पर, ये क्या था भाई, मैं इसका अगर नाम सही कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ ANN, ठीक है, और डेटा कौन सा था भाई, इमेज क्लासिफिकेशन एमनेस डेटा, सही है। यानी ANN के थ्रू मैंने इमेजेस पे काम किया। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, अब मैं काम करने जा रहा हूँ ANN के थ्रू, लेकिन इस वक्त मेरा डाटा जो है वो क्या डाटा होगा, टेक्स्ट डेटा होगा। क्या होगा, टेक्स्ट डेटा, और ये कहलाता है IMDb, इंटरनेट मूवी डेटाबेस। मूवीज के फीडबैक्स हैं, क्या है, फीडबैक्स हैं। यानी यहाँ हम थोड़ी बहुत नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी पढ़ लेंगे, या हो सकता ना पढ़े। तो ये डाटा मैं निकालता हूँ, ठीक है जी, ग्राफ में है। ये कहते हैं कि यार ये जो डाटा सेट है ना, इसके अंदर कितने 50,000 रिव्यूज़ हैं। कितने रिव्यूज़ हैं, सब मौजूद हैं क्लास में, कितने रिव्यूज़ हैं, 50,000 रिव्यूज़ हैं। और 25,000 रिव्यू किस में रखे हुए हैं, और 25,000 किस में रखे हुए हैं, टेस्टिंग। उस 25,000 में से 50% क्या है, और 50% क्या है, यानी 50,000 में से आधे पॉजिटिव हैं, आधे नेगेटिव हैं। आधे पॉजिटिव ट्रेनिंग में दे दिए, आधे पॉजिटिव टेस्टिंग में दे दिए, आधे नेगेटिव। यानी यूँ समझ लो कि 50,000 पॉजिटिव नेगेटिव हैं, 2 हिस्सों में बांटे ट्रेनिंग टेस्टिंग में, तो 25-25 होगा। 25 में 12,500 पॉजिटिव हैं, 12,500 इधर भी, 25 में 12,500 पॉजिटिव हैं, 12,500 नेगेटिव हैं। हाईली पोलराइज्ड रिव्यूज़, कौन से रिव्यूज़ हैं, पोलराइज्ड रिव्यूज़ हैं। पोलराइज का मतलब ये होता है कि सही तरह से इनकी मार्किंग कर ली गई है। क्या कर ली गई है, मार्किंग। एक पोलराइजेशन स्कोर होता है, हाँ, कि वो किसी भी वर्ड की पोलैरिटी स्कोर बताता है कि जो वर्ड है, इस वर्ड की नेगेटिव होने की स्ट्रेंथ कितनी है, और इस वर्ड की पॉजिटिव होने की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अब आप कहो भाई मुझसे पूछा ये बोतल कैसे, मैं कहूँ अच्छी है, ठीक है, फिर आप पूछो कैसी, में अच्छी है। हाँ, देखो वर्ड एक ही है, लेकिन आप अब स्ट्रेंथ से पता चल रहा है कि भाई पोलराइजेशन कितनी है, बहुत पसंद आ रही है या बस अच्छी है। हाँ, तो इसी तरह हर वर्ड का क्या होता है, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, उसको उसका पोलराइजेशन स्कोर निकलता है। तो इन्होंने ये काम कर कर आके डाला, अब हम उसकी तरफ डिटेल में जाएंगे। एक प्रोजेक्ट है इसका मेरे पास, जहाँ हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी मॉडल, सिर्फ पोलरिटी स्कोर की बेसिस पे। क्या हुआ जी, डेटा सेट लोड किया, क्या किया, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप समझें पहले तवज्जो के साथ, ठीक है। क्या किया अभी हमने बोला IMDb अपना डेटा सेट लोड करो, वही डेटा आएगा, ट्रेंड टेस्ट टेबल कैसा आएगा,
रिव्यूज तो किसी ने टाइप किए होंगे, बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी ख़राब मूवी है, मज़ा आया, बर्बाद हो गया पैसे, इस तरह की होंगी ना बातें। यहाँ कैसा आएगा डेटा? यहाँ हमारे पास नंबर्स आएंगे। जैसे इमेज आई थी लेकिन वो क्या थे हमारे पास, नंबर्स में कन्वर्ट होके आए। तो ये नंबर कैसे बने हैं वी विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाएगा। हमने यहाँ से बोला नम वर्ड्स 10,000 कि भाई डेटा लोड करो, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए। मतलब ये है कि जो डेटा लोड होगा ना, इस डेटा के अंदर जितने यूनिक वर्ड्स होंगे, क्या होंगे, वो तकरीबन 90,000 के करीब यूनिक वर्ड्स होंगे। कितने? 90,000। टोटल 50,000 रिव्यूज है। आपका रिव्यू, आपका रिव्यू, आपका रिव्यू, आपने जो बातें लिखी हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। अगर मैं सारे रिव्यूज़ को फैला दूं और मैं बोलूँ भाई ये वर्ड कितनी बार हमने कहा 50 बार है, तो वो बल्कि यूनिक में तो एक ही बार काउंट होगा ना। तो ऐसे यूनिक वर्ड्स कितने हो गए, फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहे, उनका एक बार आना बस काउंट हो गया। तो यूनिक वर्ड जो है तकरीबन 90,000 है, वो हम देखेंगे भी अभी आगे। तो इन्होंने कहा यार अगर मैं इतना बड़ा डाटा सेट लूँगा तो मेरा सिस्टम तो धुआं मार देगा, इतनी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, तो शायद कर भी ले तो टाइम बहुत लगेगा। मैंने कहा आप एक काम करो, आप जो है पूरे वर्ड्स नहीं लो, कितने वर्ड्स लो, उसमें से 10,000 वर्ड्स पे मॉडल ट्रेन करो। कितने पे? अब ये 10,000 वर्ड सिलेक्ट कौन से होंगे, रैंडमली। ये क्या करेंगे, हमारे पास हर वर्ड की वैल्यू काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब वैल्यू काउंट करते हैं हमारे सामने लिखा जाता है ये वर्ड इतनी बार है, ये बार इतनी बार है, ये बार इतनी बार है, हाँ हो जाता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होता है। तो इन्होंने कहा भाई वो वर्ड्स लेंगे टॉप के 10,000 जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ऊपर जो वर्ड आ रहा होगा वो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, फिर उसके नीचे वाला उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ऐसे जब 10,000 की सबकी निकली होगी, पूरे 80,000 की निकली होगी, 90,000 की निकली होगी, लेकिन जो टॉप के 10,000 हैं सिर्फ वही अपने डाटा का पार्ट बनाएंगे। उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन नुकसान होगा, ज़्यादा डाटा कम हो गया तो मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होगा। ये बात समझ आती? तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये जो है ना, क्या है भाई, argument num words means you will only keep top 10,000 most frequently occurring words. The rare words will be discarded. This allows to work with vector data of manageable size. If we didn't set the limit, we would work with the 88,585 unique words. ठीक है, अभी ये मैनेजेबल साइज और वेक्टर ये भी मैं नहीं समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ। ये बना कैसे है और ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम अगली सेशन में देखेंगे। तो आपको पता चलेगा यार कि ये क्या क्या चक्कर चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा चूँकि लोड हो गया है और मैं कहता हूँ भाई ट्रेन के अंदर ट्रेनिंग डेटा की शेप जो है वो क्या है, तो इट सेज कि भाई 25,000 का वेक्टर है। क्या है? 25,000 का वेक्टर है। ये कैसा डेटा आ रहा है 25,000? यानी हर एक के ऊपर एक रिव्यू का एरे मौजूद है, यानी एरे ऑफ एरे। क्या है? क्या है भाई? क्या कह रहा हूँ ये बात? हाँ, एरे ऑफ एरे है ना। एक एरे बन गई, इसके अंदर एक रिव्यू है, फिर इसके अंदर दूसरा रिव्यू है, फिर इसके अंदर तीसरा रिव्यू है। तो ट्रेन डेटा की शेप क्या हो जाएगी, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी शेप होती है वेक्टर के फॉर्म में। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एक काम करो यार, पहला वाला दिखाओ, पहले वाले की सिर्फ शेप बताओ क्या है।
तो उसने कहा यार लिस्ट है, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। ओके भाई, लेंथ निकाल लेते। तो पहले रिव्यू में 218 वर्ड थे हैं? नहीं, पहले रिव्यू में 218 वर्ड थे। दूसरे में कितने? 141 हैं। तीसरे में कितने? ये कोई फारेग आदमी था, लिखे ही जा रहे हैं। टोटल वर्ड्स, ठीक है। यूनिक वर्ड हो गई है, यूनिक वर्ड हो गई। इसमें 147 है। इस तरह जो है वो क्या है भाई, एक रिव्यू में जितने यूनिक वर्ड थे वो निकाल। सही है। इस तरह हर एक रिव्यू की लेंथ क्या है, अलग अलग है। और ऐसे कितने वेक्टर्स हैं इसके अंदर जो बंद है 25,000। सही है। किसकी? अच्छा, अभी हमने, मैं यहाँ वोकैबलरी निकालता हूँ इसकी। क्या निकालता हूँ? वोकैबलरी निकालता हूँ, फिर इससे ही बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये हमारे पास ये वाली, देखो हमने बोला यार IMDb वर्ड इंडेक्स दे दो जरा मुझे अपना। क्या दे दो? वर्ड इंडेक्स क्या है कि भाई कौन से वर्ड को क्या नंबर दिया हुआ है, कन्वर्ट किया है नंबर में उसको। सही। ये है वो वोकैबुलरी सेट कि हर वर्ड को एक नंबर असाइन हुआ है, और इसीलिए जो रिव्यू होगा उसके अंदर वर्ड हटा के क्या डाल दिया, नंबर रख दिया। ठीक है। मैं अगर कह रहा हूँ भाई आई ईट एन एप्पल, तो अब एप्पल का कोई वर्ड होगा, ईट का कोई होगा, आई का होगा, एन का होगा, तो वो नंबर में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या, अब ये थोड़ी सी डिटेल लंबी है, फिर इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे, यहीं तक रखते हैं। पूरा ही खोलना पड़ेगा इसको। टोटल मेरे पास कितने? 88,585। 10,000 सेलेक्ट कर लिए। अब वो पता नहीं कौन से नंबर वाला होगा, 10,000 में ये नंबर होगा, ये नंबर होगा। 88,000 से ज़्यादा तो नहीं होगा ना। अगर इसकी लेंथ निकालूं कितनी होगी? जितने यूनिक वर्ड है हर एक को एक नंबर मिला हुआ। हाँ, 584 आ रहा है, इसके अंदर जीरो भी है। राइट। इन्होंने यहीं पर एक काम किया, उल्टा कर दिया इसको। मैं भी इसको उल्टा कर देता हूं, तो फिर मैं जीरो इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे क्या है जान सकता हूं। अभी जो मेरे पास लिस्ट डिक्शनरी आ रही है वो कैसी आ रही है भाई, देखो जरा। वर्ड इंडेक्स में अभी वर्ड यहाँ लिखा हुआ, नंबर यहाँ है। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, वर्ड आइटम उठाओ और जो की वैल्यू आई उसको उल्टा कर दो, वैल्यू की कर दो। कर दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, क्या रह गया, अब ये इस तरह हो गया। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं बोलता हूँ भाई एस जीरो पे क्या है, जीरो इंडेक्स तो होगा ना, ये आ रहा है। ठीक है। यहाँ किसमें, ये अच्छा ये लिस्ट बनी हुई है ना। ठीक है। अभी छोड़ दो यार, बस करेंगे अगली क्लास में, करेंगे अगली क्लास में, यहीं से करेंगे। सही है।